नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। घोषित दुश्मनों के हमलों का जवाब देना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना अपनों के वार को झेलना। कल तक नए किस्म की राजनीति के नायक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल आज चौतरफा घिर गए हैं। बगावत की आग घर से शुरू हुई और प्रदर्शन की शक्ल में चौराहे तक चली गई। केजरीवाल के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल को तानाशाह कहा, धोखेबाज कहा, झूठा कहा, ड्रामेबाज कहा। चौकड़ी से घिरे एक ऐसे राजा की संज्ञा भी दे दी जिसने भाग्य बदलने का सपना दिखाकर प्रजा के साथ छल किया है। बिन्नी ने कहा कि लोकसभा के टिकट बांटने से लेकर सारे फैसले केजरीवाल की चौकड़ी बंद कमरे में करती है। बिन्नी के जहर बुझे तीर से आम आदमी पार्टी की इमेज कहीं छलनी न हो जाए, यही सोचकर केजरीवाल के कमांडर फौरन मैदान में आए। कहा, बिन्नी तो अवसरवादी हैं, मौकापरस्त हैं। लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। यहां तक कि बिन्नी को बीजेपी का एजेंट भी घोषित कर दिया गया। बिन्नी फिर बौखलाए, खा पीकर फिर मैदान में आए और केजरीवाल को कोसने लगे। कांग्रेस और बीजेपी तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। दोनों पार्टियों ने 20 दिन पुरानी केजरीवाल सरकार की फाइल खोली। वायदा खिलाफी और रेप के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर लिया। कांग्रेस नेता अपने 100-200 कार्यकर्ताओं के साथ उसी सरकार के खिलाफ सड़क पर भी उतर आए जिसे वो समर्थन की संजीवनी दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से भी तीखे बयानों की झड़ी लग गई। अब बिन्नी की बगावत की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बिन्नी ने टीम केजरीवाल को लेकर जो सवाल उठाए हैं, सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की तानाशाही चलती है? क्या केजरीवाल की चौकड़ी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को धोखा दे रही है? और क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर क्या चला, कैसे हुआ सियासी ड्रामा। पर्दे के पीछे जबरदस्त खेल हुआ। आप तानाशाह हो गए, सारे फैसले स्वयं करते हैं, आपको समय नहीं है मिलने का। दिल्ली की जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। करवटें बदलते हुए किसी तरह सर्द रात कटी और सीने में धधकती सियासी ज्वालामुखी लेकर केजरीवाल के बागी कमांडर विनोद कुमार बिन्नी सुबह के ठीक 10 बजे मीडिया के सामने आ गए। केजरीवाल को दिल्ली की सरकार चलाते जितने दिन नहीं हुए थे, उससे ज्यादा तो बम फोड़ दिए उन्हीं के विधायक बिन्नी ने। क्या क्या नहीं कहा, तानाशाह से लेकर धोखेबाज तक, बंद कमरों में टिकट के गुपचुप फैसलों से लेकर चौकड़ी के चक्रव्यूह और डेमोक्रेसी के ड्रामे तक, उपमा और अलंकारों से सजी सवालों की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लाए थे बिन्नी। तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात के खिलाफ कोई जाता है तो पहले तो उसे खूब समझाने की वो कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझा पाते तो उनकी आंखें टेढ़ जाती। कैसा वादा आपने किया जनता के साथ? आपके क्या करनी और कतनी में फर्क नहीं आया क्या? आप लोगों से एक अनुरोध। 1 घंटे तक बोले बिन्नी, सवालों की इतनी मिसाइलें दाग दी कि खुद सवालों में आ गए। खैर, बिन्नी के एक एक शब्द को केजरीवाल के खास सिपहसालार गौर से सुनते रहे और ठीक 12 बजे आ गए सफाई देने। योगेंद्र यादव अगुआ थे, संजय सिंह और नए नवेले नेता आशुतोष भी थे। स्वभाव से मृदुभाषी योगेंद्र यादव ने कमान संभाली। संबोधन बिन्नी भाई से शुरू हुआ। मुस्कुराहटों में चेहरे की शिकन छिपाने की कोशिश कैमरों ने भी महसूस की। पहले यदि कोई साथी जानता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, बिन्नी का यूं बोलना अनुशासन के अनुकूल नहीं है। स्क्रिप्ट तो बीजेपी की थी जिसे बिन्नी भाई पढ़ रहे थे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेके उनके मन में कोई नाराजगी हो। लाइव खबर दिखाने वालों ने सोचा शायद सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन अनुमान गलत था। बिन्नी से रहा नहीं गया, फौरन आ गए और 2 कदम आगे बढ़कर बोल गए कि जो चाहे कार्रवाई करो। मैं आपको बता दूं, दोनों में कहीं समानता नहीं है, तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। ऐसी छोटी सवाल तो सैकड़ों बार करूंगा। 20 दिन पहले तक जिस बिन्नी के बयान टीवी चैनलों पर दिखे तक नहीं, वो 1.5 घंटे तक टेलीविजन के लाइव केंद्रीय पात्र बने रहे। अब एक बागी सिपाही ने केजरीवाल की जड़ खोदनी शुरू की तो बीजेपी और कांग्रेस को भी लगा यही शुभ मुहूर्त है दिल्ली सरकार पर गरजने का। बिन्नी के मसले पर तो बोलना ठीक नहीं था, सो मुद्दों के ढेर से निकाल लिया रेप की घटनाओं पर केजरीवाल के लचर रवैये का सवाल। 2:45 बजे दिल्ली बीजेपी की फौज आई तो 3:15 बजे दिल्ली कांग्रेस के कमांडरों ने कैमरे के सामने केजरीवाल को कोसना शुरू कर दिया। संवेदनशील मामले के अंदर इसमें न केवल दिल्ली बल्कि देश की प्रतिष्ठा दांव पे हो, वैसे मामलों के लिए अगर मुख्यमंत्री जी के पास 1 हफ्ते तक टाइम नहीं है तो इसके बड़ी निंदा जो है मैं समझता हूं, इससे बड़ी गंभीर घटना जो है और कोई नहीं हो सकती। अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, पूरा बिखराव है,
वैचारिक मतभेद है और आरोप वो किसी और पर लगाते हैं। अल्टीमेटम देकर कांग्रेस ने तो केजरीवाल के जागने का इंतजार भी नहीं किया और निकल पड़ी सड़क पर जवाब देने, ये बताने कि दिल्ली की फिक्र उसे भी है। यानी दोपहर के 3 बजते केजरीवाल अपने बागी सिपाही, अपने सियासी साथी और अपने राजनीतिक दुश्मनों से चौतरफा घिर चुके थे। जवाब तो खैर केजरीवाल ने भी दिया, लेकिन बिन्नी पर नहीं, दिल्ली पुलिस की चिरनिद्रा पर चीख चीख कर सफाई दी। दिल्ली पुलिस कह रही है हमारे काम के अंदर बाधा डाल रहे हैं, ये काम के अंदर बाधा डालना है। कुल मिलाकर रॉकेट की रफ्तार से 6 घंटे में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केजरीवाल की नीयत, फितरत और सियासत पर सवाल उठे कि क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की तानाशाही चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के विधायक ने बगावत क्या की? कांग्रेस और बीजेपी की बैटरी चार्ज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हमलावर हुई। कांग्रेस के नेताओं ने तो सड़क पर प्रदर्शन भी किया। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बगावत क्यों? केजरीवाल क्या वाकई तानाशाह की तरह काम करते हैं? क्या केजरीवाल के साथ 4 लोगों की ऐसी चौकड़ी है जो सारे फैसले करते हैं? और बिन्नी के हमले का मतलब क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, संबित पात्रा, बीजेपी नेता, विनोद कुमार बिन्नी खुद हमारे साथ हैं, जगदंबिका पाल, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहले विनोद कुमार बिन्नी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा, बाकी बातें जितनी आपको कहनी थी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कही। सबसे पहला सवाल यह कि हम कैसे यकीन करें विनोद कुमार बिन्नी कि आपको मंत्री पद नहीं मिला इसलिए आपने बगावत नहीं की पहले, और अब आपको लोकसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए आपने बगावत नहीं की? ये सवाल आपका है या पार्टी की तरफ से पूछे जाने के बाद आप पूछ रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल है, हम जवाब चाह रहे हैं आपको। पार्टी की तरफ से तो पार्टी पूछेगी, उससे हमें क्या लेना देना है? देखो, मैंने वो पार्टी उस दिन ज्वाइन की थी जिस दिन इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मैं 15 मार्च 2013 को मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी के पास उस दिन देने के लिए वाकई कुछ नहीं था। और अरविंद भाई का जो 24 तारीख का स्टेटमेंट है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि मैंने स्पष्ट कहा था कि मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं है, मैं पार्टी में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करने के लिए आया हूं। इस बात का जवाब उस बात से भी पूर्णतः मिल जाता है। और रही बात मुझे, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी, और एमपी, अगर यही सच है, अभी एमपी का टिकट तो कहीं फाइनल हुआ नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी, अगर यही सच है, विनोद जी, यही अगर सच है तो फिर जब मंत्री पद की लिस्ट जिस दिन फाइनल हुई थी मंत्रियों की, उस दिन रात में जो कुछ तमाशा हुआ जिसमें आपके घर पर कुमार विश्वास गए, आपके घर पर संजय सिंह गए, 2.5 घंटे तक रात में बैठक हुई और उसके बाद बाहर निकलकर आपने भी कहा ये सब खीर खाने आए थे, कुमार विश्वास ने भी कहा खीर खाने आए थे, तो उस दिन उस रात में ये क्यों तमाशा हुआ? क्या उस रात आप मैनेज हो गए जो आप मैनेज नहीं हो पाए, या उस रात आप मान गए और आज आपको लोकसभा टिकट की आखिरी उम्मीद थी वो जब नहीं मिली तो इस बार आपके पास कोई विकल्प नहीं था? मैं आपको बता दूं कि आखिरी उम्मीद, ऐसा कोई टिकट कहीं घोषणा नहीं हो गई है, मेरी उम्मीद कहीं खत्म हो गई है। और ये टिकट मैंने मांगा भी नहीं था। 30 तारीख को संजय सिंह ने मुझे स्वयं फोन किया था और उन्होंने कहा था कि बिन्नी भाई आप अपना नॉमिनेशन दे दीजिए। अरविंद भाई ने कहा है कि आप अपना नॉमिनेशन दे दीजिए, पहली लिस्ट में आपका फाइनल करना है। तो मैं 1 तारीख की सुबह अरविंद जी के घर पे गया था और मैंने इस बात को अरविंद जी से पूछा था, संजय सिंह का मुझे फोन आया, मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा आप अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। उससे पहले ना मेरी कभी उनसे बात हुई है ना उसके बाद कभी। तो ये तो बहुत साफ है, इसका मतलब यही है कि टिकट कहीं फाइनल हो गया। अभी योगेंद्र यादव जी ने आज स्पष्ट किया है दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि अभी इसको लेके, टिकट को लेके हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ना मिलना तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको टिकट चाहिए था ना विनोद कुमार बिन्नी, आपको लोकसभा का टिकट चाहिए था ना? नाराजगी आपकी इसी वजह से है कि लोकसभा का टिकट नहीं मिला। मुझे सुनिए अजीत भाई जी, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं जब विधानसभा का टिकट मुझे दिया गया था उस दिन भी मुझे विधानसभा का टिकट नहीं चाहिए था और आज भी मैंने अपनी मर्जी से फॉर्म नहीं भरा है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के कहने के बाद मैंने मान लिया, कहने पर भरा, लेकिन अब आपको लग रहा है विधानसभा नहीं बिन्नी जी, मान लिया कि आपको कहने पर भरा, लेकिन जब आपको लगा कि टिकट नहीं मिलेगा तो अब आपने बागी तेवर दिखाए, आपने मुद्दों की आड़ ली। जितनी बातें आपने कही वो सारे मुद्दों की आड़ ली क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला। ये पार्टी भी कह रही है, केजरीवाल भी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पार्टी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मुद्दे जो मैंने उठाए हैं उनके जवाब उनके पास नहीं है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने उस बात को दूसरी तरफ भटकाने के लिए प्रयास किया है। तो मैंने उनसे पूछा था कि दिल्ली की जनता को आपने 10,52,000 लोगों ने, ये मुद्दे 10,52,000 लोग जिन्होंने तब क्यों उठाए जब आपको लगा कि अब आपको टिकट नहीं मिलने वाला? मैं पहले दिन सुन रहा हूं,
पहली लड़ाई भी मेरी इन्हीं मुद्दों के आधार पे थी। मैंने जब इनकी सरकार बनने फाइनल हो गई थी तो उस दिन हमारी बैठ के बात हुई थी कि भाई जो बिजली पानी के मुद्दे पे जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है उनके बिजली और पानी के बिल हमें माफ करने चाहिए। हमने प्रॉमिस किया विनोद कुमार बिन्नी, काफी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने किसी व्यक्ति का नाम लेकर भी कहा कि 5 लोगों का टिकट तय है, आपने आशुतोष का भी नाम लिया। इसका मतलब आपको टिकट नहीं मिल रहा है, ये आपकी नाराजगी की वजह है। और अभी कह जो रहे हैं कि आपको संजय सिंह ने बात की, उससे भी साबित हो रही। तो इसका मतलब मुद्दा कुछ और है, आप बहाना आड़ कुछ और ले रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी। मैं आपको बता दूंगा, मैंने ये बात इस बात को लेकर नहीं कही थी। मैंने जब पार्टी की कार्यप्रणाली की बात कर रहा था, मैं जो पार्टी के अंदर काम करने का एक तरीका उस पर बात कर रहा था, उस पर मैंने एक बात कही थी कि जब विधानसभा के टिकट बंट रहे थे तो उस समय विनोद कुमार बिन्नी का टिकट फाइनल था लक्ष्मीनगर से, जब पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया का टिकट फाइनल था, बाबरपुर से अपने गोपाल राय जी का टिकट फाइनल था, और आज का टिकट फाइनल था, और मालवीय नगर से अपने ये सब सुन चुका। मैं पूछता हूं, क्या आपको लोकसभा का टिकट आम आदमी पार्टी से चाहिए था या नहीं? लेकिन दिल्ली की जनता के साथ हाई प्रोफाइल ड्रामा क्यों किया जा रहा है फॉर्म भरने का? एक मिनट, वो सही है, आपने पूछा, वो हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी से। आपको लोकसभा का टिकट चाहिए था या नहीं? आपकी चाहत थी या नहीं, और है या नहीं आम आदमी पार्टी से? मेरी कोई चाहत ना विधानसभा लड़ने की थी ना लोकसभा लड़ने की थी। मैंने पहले भी मना किया था, अभी भी मना किया। पहले भी मैंने विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपने घर बुला के कहा था आप फॉर्म जमा कीजिए अपना। तो तब आपको घर बुलाकर आपको टिकट दिया, आप एमएलए बन गए। अब आपको घर बुलाकर टिकट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप बागी हो गए। नहीं, अभी भी बोला, संजय सिंह ने मुझे स्वयं फोन किया कि अपना फॉर्म जल्दी जमा कर दीजिए आप, और उसी के बाद में अरविंद केजरीवाल से, मुझे तो किसी ने मना ही नहीं किया कि आपको टिकट दे रहे हैं नहीं दे रहे। मैं तो विनोद कुमार बिन्नी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं इस पार्टी में किसी से प्रेम करने, मुख्यमंत्री बनाने, किसी को मंत्री बनाने नहीं आया हूं। विनोद कुमार बिन्नी, ये बातें देखिए, आप भी पॉलिटिशियन है, वैसे आप पार्षद रहे, अपने इलाके में चर्चित हैं, तभी आप जीते। लेकिन जब आप नेशनल चैनल पर, टीवी पर जब आप ये बोलते हैं आपको कुछ नहीं चाहिए, तब जनता आसानी से यकीन नहीं करेगी, क्योंकि कुछ चाहिए था। तभी उस रात आप नाराज होकर मुंह फुलाकर घर गए थे, और 2 घंटे 2.5 घंटे आपके घर के भीतर तमाशा हुआ, और सुबह आपने कहा कि नहीं कुमार विश्वास भाई खीर खाने आए थे। तो उस रात झूठ आपने बोला या नहीं? नहीं, मैंने उस रात भी न्यूज चैनल्स को जरूर बोला था इस बात को कि भाई मैंने गलत बात की है। और लेकिन ये मुद्दा उस दिन भी यही था कि दिल्ली की जनता को जो आपने प्रॉमिसेस किए उनको पहले पूरा कीजिए। अरे सर, आप आज ऐसी बात करने को तैयार नहीं है। बिन्नी जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली की जनता जो 1.25 करोड़ वोटर है, उसकी चिंता सिर्फ आप ही को है, बाकी किसी को चिंता नहीं है। चलिए बिन्नी जी, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके पास आएंगे। लेकिन एक सवाल और है, ये भी कहा योगेंद्र यादव ने कि जो मुद्दे उठा रहे, मैं अकेला पॉलिटिशियन हूं जिसने अपने 10 साल का जीवन इस पार्टी के लिए लगाया है। बिल्कुल, विनोद कुमार बिन्नी, मेरा संघर्ष है, मैंने इस पार्टी के लिए लगाया। हाँ, तो उसी के बदले आपको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, पहले मंत्री पद नहीं मिला, यही नाराजगी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप कहिए कि मैंने अपना जीवन लगाया, अपने अपना काम किया, हमें मंत्री पद क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमें लोकसभा टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? सीधा बोलिए आप। नहीं, मैं इस बात को कभी नहीं बोलूंगा। मैं लालची नहीं हूं, लोभी नहीं हूं। अगर मैं लालची होता तो 6 महीने पहले, 10 महीने पहले इस पार्टी में ना होता। चलिए, बहुत सारे आप बोलेंगे नहीं, लेकिन चाहेंगे विनोद कुमार बिन्नी, चाहेंगे आप। और बीजेपी, ये भी कहा योगेंद्र यादव ने कि आपने जो मुद्दे गिनाए वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी, हर्षवर्धन ने वही मुद्दे बताए। तो कहीं बीजेपी के इशारे पर तो आप काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ? नहीं, उनके पास मुद्दों पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो जनता को, देश की जनता को आप लोगों के माध्यम से भ्रमित करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। ये अगर बिजली पाने वाला मुद्दा, अन्ना जी वाला, जनलोकपाल वाला मुद्दा, 700 लीटर पानी देने वाला मुद्दा, 50% बिजली के दाम करने वाले मुद्दे बीजेपी के थोड़ी है। चलिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। जी, ये सब मुद्दे हम बहुत बार सुन चुके हैं। बिन्नी, आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे। विनोद कुमार बिन्नी, हम आपके पास आएंगे। विनोद शर्मा, आपसे पहले टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करके उनसे बात करूंगा। जो विनोद कुमार बिन्नी कह रहे हैं, जो तर्क बता रहे हैं और जो मुद्दे उन्होंने गिनाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर चैनल ने लाइव दिखाया, इतने ओतप्रोत हैं ये कि उन्हें लगा कि मुद्दे पर सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ इसलिए बागी हो गए। देखिए, बात यह है बिन्नी साहब, आप मेरे से थोड़ी देर मुझे टॉलरेट कीजिएगा, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आज के दिन बहुत सी ताकतें दिल्ली में और समस्त भारत में निकली हुई हैं, वो जो ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को फेलियर डिक्लेयर करवा दे वक्त से पहले। अभी सरकार को बने हुए 15 दिन भी बिन्नी साहब नहीं हुए। ये बच्चा आपने लगाया, ये पौधा आपने लगाया है। आपने खुद कहा कि जब
जब आपके इसके पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं था, आपने ज्वाइन किया था। तो ये पौधा आपने लगाया है और पौधा बढ़ने में समय लगता है। देखिए, इन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कम है, जितने भी आपके सहयोगी आए हैं, मंत्रिमंडल में आए हैं, और तरह तरह के विभिन्न वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी को। उनके विचारों में भी विरोधाभास है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा हुआ है बिन्नी साहब, इसको सुनियोजित करने में लीडरशिप को समय तो लगेगा, और उसमें आपको सहयोग मैं समझता हूं देना चाहिए, क्योंकि आप अर्ली बर्ड थे जिसने कि इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था एक मुहिम समझ के। अगर आप बिना किसी अट्रैक्शन के आए थे तो फिर मुहिम समझ के ही आए थे ना। अब आपके जो कार्यकलापों से मुझे लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये सबवर्ट हो रही है, ये जिंदगी से पहले मर जाएगी अपने। तो आप जरा कुछ सोच समझ के कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं इस देश का वोटर भी हूं, और अगर मुझे कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि औरों से बेटर लगता है, आप इन सब के बड़ी पार्टियों के चक्कर में ना आए, क्योंकि बड़ी पार्टियां इतनी बड़ी भूल कर रही हैं आज के दिन आम आदमी पार्टी को अटैक करके कि इनको अंदाजा ही नहीं है। क्योंकि केजरीवाल की आज भी इमेज, मैं उसका प्रशंसक नहीं हूं, मैं भारी क्रिटिक हूं, मैंने शुरू से उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आज भी उसकी इमेज जनता में उस टेफ्लॉन इमेज की है। वो नॉन स्टिक पेन है, उस पे कोई आरोप चिपकता नहीं है आज भी। इसका मतलब ये लग रहा है विनोद की कहीं न कहीं इसके पीछे कोई साजिश है, कंस्पिरेसी भी हो सकती है। संबित पात्रा, इशारा बीजेपी की तरफ साफ साफ किया है आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कि विनोद कुमार बिन्नी जो स्क्रिप्ट सुना रहे थे वो स्क्रिप्ट बीजेपी की लिखी हुई थी। तो बीजेपी खुश होगी कि घर के भीतर से एक बागी आया और उस बगावत से बीजेपी को फायदा दिखेगा। तो देखिए, यहाँ एक जो कैच टर्म है वो है कुछ नहीं चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए। एक आम आदमी पार्टी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बिन्नी जी भी है, मेरे हम सबके मित्र हैं, बैठे हैं यहाँ पे, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। मगर भाजपा को चाहिए कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, इसलिए हम संघर्षरत हैं। आप देखिए, हर्षवर्धन जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे विधानसभा में, उस स्क्रिप्ट में क्या मिथ्या था? उन्होंने अगर कश्मीर के विषय में पूछा तो क्या मिथ्या था? हर्षवर्धन क्या पढ़ रहे थे उस पर बात नहीं। आप विनोद कुमार बिन्नी से आने वाले दिनों में या पहले कोई बातचीत होगी या हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि इस बगावत को बीजेपी हवा दे रही है क्योंकि बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है। अजीत सर, मैं आपसे एक बार सवाल पूछना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि बिन्नी जी इससे पहले कि आम आदमी पार्टी में आए वो कांग्रेस में रह चुके हैं। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से यह होना चाहिए कि कहीं पे इशारे, कहीं पे निगाहें, ये तो कांग्रेस का टैक्टिक शुरू से रहा हुआ है। तो ये कांग्रेस का क्यों नहीं प्रायोजित है? बीजेपी शब्द यहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? भी हम चलते हैं। जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कांग्रेस से क्यों नहीं प्रायोजित हो सकता है? बीजेपी पर इल्जाम हालांकि योगेंद्र यादव ने लगाया, लेकिन ये बगावत की आग को सुलगाने में कांग्रेस पर बीजेपी तो ये कह रही है ना कि ये तो चोली दामन का साथ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो फिर क्यों आरोप लगेगा कांग्रेस पे? आप तो ये कह रहे हैं ना कि इकट्ठे हैं दोनों। तो इकट्ठे तभी तो इकट्ठे नहीं देखिए, मैंने मैं इसमें उत्तर दे दूं। जगदम्बिका पाल के पास चलिए मैं उत्तर दूंगा इसका। जगदम्बिका पाल जी, आज अचानक जिस ढंग से कांग्रेस के सारे नेता सक्रिय हुए, दिल्ली में बड़ी बैठक कल होने वाली है, राहुल गांधी के बारे में फैसला होने वाला है, इतनी तैयारी हो रही है, और अचानक दिल्ली प्रदेश के दो नेता आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सड़क पर प्रदर्शन भी हो गया 200-400 लोगों के साथ। बहुत फास्ट हो गया अचानक, क्योंकि घर में जब आग लगी घर के चिराग से, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगा मौका है, मौका देखकर हमला करो। देखिए, अभी विनोद शर्मा जी क्या कह रहे थे कि वो क्रिटिक भी हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन इसके बावजूद भी वो विनोद बिन्नी जी को सुझाव दे रहे थे कि अभी जो पौधा लगा हुआ है उस पौधे को तोड़ने की या उस पे इस तरह की मत कोशिश करिए कि मिसकैरेज हो जाए। तो आप ये बताइए कि हमने तो उसमें सकारात्मक कदम उठाया कि दिल्ली में सरकार नहीं बन रही थी, हमारा कोई जनादेश भी नहीं था, हमारा कोई दायित्व नहीं था कि हम किसी की सरकार बनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में हमने एक समर्थन किया और उस समर्थन के बाद उनकी सरकार चल रही है। अगर आज बिन्नी जी ने जो सवाल उठाए हैं तो उस पर बिन्नी जी ने जो भी मुद्दे की बात कही है उसमें कांग्रेस की तो कोई भूमिका नहीं है। नहीं, कांग्रेस को मुद्दे सूट करते हैं ना, कांग्रेस को ये बगावत सूट करती है, कांग्रेस को ये बगावत पाल साहब शूट करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी में आपने समर्थन दिया, अगर घर से बगावत होती है, घर में केजरीवाल का विरोध होता है, तो कांग्रेस उसको हवा देगी। अंजुम जी, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमने पहले दिन कहा था कि हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं
एक इसलिए कि दिल्ली में कोई आम चुनाव ना हो, इनके जो प्रॉमिसेज हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो के उसको पूरा करने के लिए, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें तो हमारा खुला हुआ है, जो अगर हमारे आज नेताओं ने किया, अगर इनके घर में बिखराव शुरू हो गया, इनके घर में जो जिसको लेके कह रहे हैं बड़ी लोगों की अपेक्षाएं थी देश की जनता की, 15 दिन के अंदर, अब ये हम नहीं जानते कि क्या आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आज कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर ही जो इनके साथ 10 साल से मिशन में जुड़ा था वो व्यक्ति आज जिस तरीके से हो गया, इस पर हम सब आपके पास आएंगे संबित, लेकिन एक के बाद जिस तरह से मिसाइल, मेरी बात सुन लीजिए अंजुम जी। अंजुम जी, आपने सबको सुना, अब अगर आपने मुझे सबसे लास्ट में मौका दिया है तो कृपया मुझे सुन ले। सबसे लास्ट में मौका दिया है, मैं कहता हूं अगर एक के बाद एक बिन्नी जी ने मिसाइल दागे हैं अपनी पार्टी पे या अपने अरविंद केजरीवाल से सवाल उठाए हैं, और उन सवालों का जवाब देने के लिए अगर संजय जी, आशुतोष जी और योगेंद्र यादव जी आए तो उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। बिन्नी को कटघरे में खड़ा किया कि बिन्नी को टिकट नहीं मिल रहा था। आज खुद योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं अभी टिकट का फैसला नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने मना कर दिया कि कोई विधायक नहीं लड़ेगा। तो क्या सामूहिक फैसले हो रहे हैं इनकी पार्टी में, या इनकी पार्टी में अकेले अरविंद केजरीवाल फैसला कर रहे हैं? सवाल ये भी तो जनता के सामने आएगा। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, यही सवाल मैं पूछता हूँ जगदम्बिका पाल जी, यही सवाल है। दिलीप पांडे, एक बुनियादी सवाल तो विनोद कुमार बिन्नी ने उठाया है कि चौकड़ी है केजरीवाल के साथ, 4 लोगों की चौकड़ी है, सारे फैसले आप लोग करते हैं, पब्लिक पोस्टिंग है, आम आदमी पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, लेकिन 4-5 लोग फैसले करते हैं और केजरीवाल तानाशाह की तरह अपने फैसले थोपते हैं। दिलीप पांडे। बिन्नी भाई हमारे बहुत नजदीकी सदस्य रहे हैं, लंबे समय से साथ रहा है हमारा, मिलते जुलते रहे हैं, वैचारिक आदान प्रदान होता रहा है। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा था कि जैसे उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर प्रश्न उठाए, पार्टी के अंदर होने वाले गलत निर्णयों के ऊपर प्रश्न उठाए। अगर ये टिकट का बंटवारा गलत था तो उसके एक बेनिफिशियरी तो वो खुद थे, अगर वो गलत था तो उस गलती के दूसरे एंड पे, रिसीविंग एंड पे तो वो खुद थे। पार्टी के अंदर उनका कहना है बहुत सारे गलत निर्णय हुए, वो तो हमारी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में थे, तो इसका मतलब कि वो अगर उनके हिसाब से वो सब गलत था तो उन सारे गलत निर्णयों का हिस्सा तो वो खुद थे। तो एक सवाल है दिलीप पांडे, एक सवाल तो है, चलिए मैं आऊंगा संबित आपके पास। दिलीप पांडे, आपके पास भी आऊंगा। दिलीप पांडे, एक ख्याल था, दिलीप पांडे प्रश्न तो बहुत पहले उनको उठाना चाहिए। दिलीप पांडे वो उठाएंगे और विनोद कुमार बिन्नी से भी पूछेंगे, लेकिन दिलीप पांडे एक सवाल, एक मिनट सुन लीजिए। एक सवाल है जो विनोद कुमार बिन्नी ने भी उठाए कि आज जब योगेंद्र यादव से पूछा गया कि कुमार विश्वास का नाम घोषित तौर पर अभी प्रत्याशी के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा नहीं हुई, फिर कुमार विश्वास अमेठी में रैली कर रहे हैं और अमेठी में जाकर एक तरह से अमेठी में अधिकृत उम्मीदवार की तरह भाषण दे रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज है। लेकिन जब योगेंद्र यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा अभी घोषित उम्मीदवार नहीं है, अगर कोई प्रचार करना चाहता है, कहीं चुनाव लड़ने के लिए गया, प्रचार करने के लिए बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है एक तरफ से आपने कुमार विश्वास को मैदान में उतारा है और कहने से बच रहे हैं कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो ये क्यों है? ये छुपा छुपी का खेल क्यों है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बिन्नी जी का दोष नहीं है, जानकारी का अभाव है उनको। नहीं, बिन्नी बता दूं कि योगेंद्र यादव जी पिछले तकरीबन 1 महीने से, हाँ ठीक है, आप अगर पूछे तो आपको जवाब देता हूँ। माफी चाहूंगा, बिन्नी जी को सवाल उनकी तरफ से है। मैं सारी चीजों में शामिल रहा हूँ, मैंने स्वीकार किया कि मैंने जो बिन्नी भाई मुझे लगा आपका प्रश्न आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जवाब चाहिए। ये अंजुम साहब के तरफ, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ अमेठी में नहीं, देश के कई हिस्सों में हमारे नेतृत्व से लोग जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जैसे अभी योगेंद्र यादव जी गए थे चेन्नई, उसके बाद बेंगलोर गए थे। अजीत झा जी हमारे नेतृत्व में से है, वो गए थे बेंगलोर रैली करी। योगेंद्र यादव जी हरियाणा में रैली कर रहे हैं, संजय भाई ने लखनऊ में, कानपुर में रैली करी, इसी तरह से कुमार भाई ने अमेठी में भी रैली करी। वो ऐसा ही गए थे अमेठी जैसे चेन्नई गए थे योगेंद्र यादव। आप या तो अमेठी से अजीत साहब अमेठी क्या, हमारा तो अभी किसी भी लोकसभा सीट से कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं है, लेकिन सभी नेतृत्व के लोग स्वतंत्र है पार्टी का प्रचार और प्रसार किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में करने के लिए। तो फिर मैं आपको फिर आप गुमराह कर रहे हैं देश को और आम आदमी पार्टी को, और टिकट मांगने के लिए जो लोग कतार में, उन्हें कुमार विश्वास का भाषण है,
मेरे पास वो भाषण की कॉपी है। उस भाषण में वो साफ साफ अपने को उम्मीदवार के तौर पर वहां कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं अमेठी से लौटूंगा नहीं, इस बार नौकर को जिताओ, और अगर इस बार नौकर को नहीं जिताया तो 70 साल तक राहुल गांधी को कोई नहीं जिताएगा। साफ साफ जिताने की अपील कर रहे हैं। और अगर कुमार विश्वास ऐसे कह रहे हैं तो आप में मादा होना चाहिए कि आप कहिए कि हाँ हमने उनका नाम फाइनल किया, बाकी का नहीं किया, उनका बाद में बता देंगे। अजीत भाई, वो उनकी अपेक्षा है, वो उनका उत्साह है। वो कह रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, और कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि अगर मुझे पार्टी आदेश करती है और यहाँ की जनता साथ देती है तो मैं यही रहूंगा, लड़ूंगा और जीत के जाऊंगा। ऐसी उनकी मंशा है। पार्टी ने अभी तक अपना आधिकारिक तौर पर कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। क्या अमेठी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ? गलत बयानी कर रहे हैं आप। वो अपने को उम्मीदवार के तौर पर जा रहे हैं। मुझे कुमार विश्वास वहां उम्मीदवार बनते हैं, अच्छी बात है, आपकी पार्टी, आपका फैसला, आप उनको एक जगह अमेठी, सुल्तानपुर, चिकमगलूर कहीं से लड़ाइए, लेकिन फिर ये कहने का दम रखिए सर कि वो हमारे उम्मीदवार है। फिर छुपा छिपी का खेल मत करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय अभी 3 शब्द, दिलीप भाई आप ही के शब्दों में आ रहा हूं, हर तरीके से बता सकते हैं। दिलीप भाई सुनिए जरा, दिलीप भाई सुनिए, 3 आपने कहा उनकी मनसा है, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मनसा है। फिर आपने कहा पौधा तो आज बहुत आ गया है। अभी सर ने भी पौधा कहा, फिर हमारे कांग्रेस के बड़े भाई ने भी पौधा कहा। ये जो पौधा है, गलती क्या हो रही है कि पौधा अभी लगाया कि नहीं, कल फ्रूट सलाद खाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने जल्दी फल नहीं लगते हैं, सारी गड़बड़ी उसी लिए हो रहा है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, अभी अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले पांडे जी ने कहा कि वैचारिक आदान प्रदान इनके और बिन्नी जी के बीच होता रहा है। सब गड़बड़ी यही है, विचार ही नहीं है, वैचारिक आदान प्रदान नहीं हुआ है, सत्ता कैसे हासिल किया जाए इसी का आदान प्रदान हुआ है। तो आदान प्रदान सब में होता है, लेकिन हम विनोद शर्मा लार्जर इशू पर आते हैं। बिन्नी आपके पास आएंगे, जगदम्बिका पाल जी आपके पास भी ये एक सवाल उठ रहा है कि वहां भी कहने को डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन जो इल्जाम विनोद कुमार बिन्नी ने लगाया, 4-5 लोग हैं, संजय सिंह है, अब उसमें आशुतोष भी शामिल हो गए, गोपाल राय हैं, केजरीवाल खुद हैं, योगेंद्र यादव हैं, मनीष सिसोदिया हैं और कुमार विश्वास, ये 5 लोग फैसले ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसले लेते हैं। ये इल्जाम विनोद कुमार बिन्नी का है। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन इनको करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी को एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगेन अनसॉलिसिटेड एडवाइस है कि देखिए, आप बन गए पार्टी ऑफ स्पोक्स पर्सन्स, आप टेलीविजन पे हर जगह नजर आ रहे हैं, जबकि आपको अपने दफ्तरों में नजर आना चाहिए, आपको काम करते हुए जनता के मध्य नजर आना चाहिए। एडवेंचरिज्म जो है ना, ये रात को रेड लाइट एरिया में रेड कर दे मिनिस्टर, देखिए उसकी एक सीमा होती है, उस सिंबलिज्म की एक सीमा होती है, वो सीमा अब खत्म हो चुकी है। अब आपको सब्सटेंस के पीछे जाना चाहिए और जो आपने अपने वादे किए हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पांडे जी कि ये आपने अरविंद केजरीवाल ने 2 काम किए जिससे कि मुझे भारी रोष हुआ। एक कि कॉन्फिडेंस वोट लिए बिना उन्होंने 2 अहम फैसले अनाउंस कर दिए, बिजली और पानी के। चलो मान लिया कॉन्फिडेंस वोट लिए बिना कर दिए, लेकिन उसका बजटरी प्रोविजन किए बिना कैसे कर दिए? देखिए, ये जनता का पैसा है, कुछ लोग तत्परता से अपने बिल की अदायगी करते हैं, ठीक है, वो पैसा सरकार के पास आता है। आपको क्या अधिकार है कि बिना बजटरी प्रोविजन के आप एक ऐसी अनाउंसमेंट करें और फिर उसको आप कार्यान्वित न कर सकें? और उसके बाद जो लगातार अपने रात में जो छापे मार रहे हैं और वही कह रहा हूं ना कि एडवेंचरिज्म। देखिए पांडे जी, आप इस क्रिटिसिज्म को आप अच्छी तरह से लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका कोई आलोचक आपको कुछ बात बताता है तो आपको उसको सही स्पिरिट में लेना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल को मैंने कई बार उसके मुंह पे भी कहा है, देखिए अरविंद केजरीवाल कंट्रोल फ्रीक है थोड़ा सा, उसको कहो कि देखिए हर छोटे छोटे अनाउंसमेंट फ्रेम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, देखिए उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। आप अपने 4-5 लोगों को कहिए कि आप पार्टी के बिहाफ पे बोलेंगे। हर तीसरा आदमी आज के दिन पार्टी के बिहाफ पे बोलता है। हर किसी आदमी को पकड़कर पत्रकार जो है वो एक आध कोट निकाल रहे हैं। देखिए ये जो पत्रकार है ना, ये जो मीडिया है ना, ये आपको सेलिब्रेट भी करता है और उसके बाद आपके बरियल की तैयारी भी बहुत जल्दी कर देता है। इससे दूर रहिएगा, आप काम कीजिए, इसको अपने आप से एक हाथ दूर रखिए, इसको जो बात बतानी है वो बताइए। हर बार अपना पूरा समय
ये टीवी स्टूडियोज में मत काटें। इसका जवाब लेते हैं विनोद, आपने बहुत अहम बातें कही, जगदम्बिका पाल जी आपके पास और विनोद कुमार बिन्नी आपके पास भी एक सवाल है जो बहुत अहम बातें इन्होंने की। आज ही जितनी बार दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, बातें आई, और जो रात में आधी रात को छापा मारने जाते हैं, सरप्राइज विजिट में जाते हैं, पुलिस से भिड़ंत हो गई, मंत्री की तू मैमै की नौबत थी, एक दूसरे को हैसियत बता रहे थे मंत्री और एसीपी और एसएचओ। सवाल यह उठता है कि अगर यह करना है उसका एक प्रोविजन है। आप आरोप दिलीप पांडे यह है कि उसमें दिखावा, प्रोपेगेंडा और एक तरह से मीडिया में आने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। आप पहले कैमरा टीम को फोन करते हैं और उसके बाद आपके मंत्री जाते हैं। जो विनोद ने कहा, मुझे लगता है यहां संजीदगी की जरूरत है। कहीं आपको लगता है यहां करेक्शन की जरूरत है दिलीप पांडे? जी अजीत साहब, हम लोग, आपको पता है जिस पार्टी का इतिहास क्या रहा है और शुरू से हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं। जवाब लेता हूं, पाल साहब आप ही के पास आऊंगा। लगातार इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे पाल साहब आपके पास आ रहा हूं, एक बार इनसे जवाब लेके। दिलीप पांडे। अच्छा ठीक। हाँ, मुझे लगा मुझसे सवाल था तो मैं जवाब दे रहा था। जी आप ही से पूछा। हम लोग शुरू से एक्टिविस्ट लोग रहे हैं और जनता के बीच रह के काम किया हुआ है, जनता के हक के लिए लड़ा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब हमने एक गलत काम हुआ, किसी के साथ उसकी रिपोर्ट लिखाने गए तो बजाय इसके कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, हमें लाठियों से पीटा गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। जी मुझे एक विषय, ये जो घटना हुई कल की, उसकी पृष्ठभूमि ये है कि कई दिनों से लगातार सोमनाथ जी के पास लोग आ रहे थे और बता रहे थे कि उनके अड़ोस पड़ोस में इस तरह घटनाएं हो रही हैं। सोमनाथ जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं भी एक कंसर्न सिटीजन के नाते, एक जिम्मेदार ओहदे पे होने के नाते मैं भी आपके साथ चलता हूं, चल के देखता हूं कि वहां पे वस्तुस्थिति क्या है। और जब वहां पे जाके वो देखते हैं, रास्ते में एक पीसीआर वैन मिलती है, उस पीसीआर वैन के साथ जाते हैं और सामने अपराध होता हुआ देखते हैं कि भाई सारे कैमरे पहले कैसे पहुंच गए थे? गाड़ी के अंदर ड्रग्स पड़े हुए हैं, कॉन्डोम पड़े हुए हैं, लोग दरवाजा खटखटा रहे तो अंदर से रेट बताए जा रहे हैं। ये सब पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है और दिलीप भाई, एसीपी साहब जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वारंट होना चाहिए, यहाँ पे वारंट की आवश्यकता थोड़ी ना है। आप देख रहे हैं सामने गलत हो रहा है। दिलीप भाई, मैं तो सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूँ, ठीक है सुनिए, कुछ लोग उनके घर जाते हैं, बोलते हैं लॉलेसनेस हो रहा है, आप आइए, आप कानून मंत्री हैं, ठीक बात है, जाना चाहिए, सब कुछ ठीक कर देना चाहिए, आखिरकार हरिश्चंद्र जी के पार्टी के हैं। मगर महत्वपूर्ण विषय है, जाने से पहले बीच में जो गोल्डन पीरियड होता है, उस गोल्डन पीरियड में पूरे तमाम चैनलों को खबर कैसे जाता है, सारी कैमराएं पहले पहुंच जाती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, अब देखिए शिवराज सिंह चौहान सुनिए, पार्टी को देखकर शिवराज नहीं सुनिए, शिवराज सिंह चौहान 3 बार से जीत के आ रहे हैं, उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी कहीं, वो ये सब गिमिक नहीं करते हैं। देखा देखी क्यों जा, दिल्ली की नकल करके कैमरा खींच जा रहे, ठीक है। अरे तो सूरज दिन में देखा देखी उग रहा है, ऐसे बोलना पड़ेगा। देखिए महत्वपूर्ण विषय ये, मैं बोल लूं, आप तो जरूर बोलिएगा। मेरा इसमें कहने का इतना, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में फर्क बहुत कम लग रहा है। वो भी जाते हैं दलितों के घर भोजन करने के लिए, तो पूरा कैमरे टीम को बोला जाता है, उड़ाने जाते हैं, 50 कैमरे टीम होते हैं, कैमरा होता है, किस तरह का गोगल्स, चश्मा और ड्रेस, नरेंद्र मोदी के 50 फोटो सेशन आप देखें। मैं उसका उत्तर दूं अच्छे से जी। नरेंद्र मोदी 1000 लोगों के साथ पतंग उड़ाते हैं, आप उसका सेशन नहीं करते हैं, मगर किसी मुस्लिम के साथ उड़ा देते हैं तो तुरंत ये हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम है। मुस्लिम बुलाया था, सलमान खान को मुसलमान समझकर बुलाया गया था। भाई सब सुन लो, बिल्कुल सलमान खान को मुसलमान समझकर बुलाया गया था। आपने कहा अनफॉर्चुनेट, नहीं बिल्कुल, अरे वो सारे देश का फिल्म स्टार है, बिल्कुल है, उसको हिंदू मुस्लिम, मगर ये मीडिया का डिबेट आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। क्या वोट जीतने के लिए वो खड़े हो गए? हर साल 8 साल से संबित पात्रा जब वो पतंग उड़ाते हैं, काइट फेस्टिवल होता है, उनकी तस्वीर आती है, और तरह तरह के जो कच्छ महोत्सव, हर जगह तस्वीर। मैं इसका उत्तर दे दूं, आप देखिए, आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं मुझे। हमने नहीं, आपने मुस्लिम कर दिया। नहीं, मैं आप सलमान खान को मुस्लिम कर रहे हैं, 30 सेकंड सलमान खान को मुस्लिम कर रहे हैं, या आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सुनिए, मुझे उत्तर देने दीजिए, आप मुझे बचाइए मत। 30 सेकंड मुझे दीजिए, उत्तर नहीं, उत्तर दीजिए। जिस प्रकार, प्लीज विनोद जी आप सुन लीजिए पहले, फिर आप करेक्ट होइए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड कोई पॉलिटिशियन को आप लोगों ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी को किया है। सुनिए, नरेंद्र मोदी 1000 लोगों के साथ खड़े होते हैं, वो तस्वीर नहीं आती है। मुस्लिम के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये मुस्लिम के साथ क्यों खड़े हो गए? इसका मतलब आप मुस्लिम बुलाते हैं कि मुस्लिम के साथ खड़े हो नहीं, 50 कैमरा टीम बुलाए। मैं याद दिला दूं, फिर वो प्रायोजित करते हैं। मैं याद दिला दूं, सलमान खान खुद पहुंचे थे, खुद पहुंचे थे अपनी मूवी। नहीं, इसका मतलब आप मुस्लिम को बुलाकर प्रायोजित करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो स्यूडो सेक्युलरिज्म चल रहा है, ये
कैमरा के सामने मीडिया करते रहिए, हम नहीं करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। केजरीवाल के ऊपर सवाल है, ये नरेंद्र मोदी की डिबेट तो है नहीं, ये डिबेट अंजुम जी कहाँ जा रही है? जी मैं समझता हूँ कि कहाँ ले जाना चाहते हैं है जो बात आज आप यहाँ सरकार में है, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है। सवाल यह है कि अब डिलीवरी करने की बात अगर है तो अब सरकार में, ये विपक्ष में नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि हम को जनता ने आके कहा और हम चले गए इसलिए कि हम भी जाकर के देखें कि वहाँ पे क्या रियलिटी है और किस तरह की इरेगुलरिटीज या क्राइम हो रहा है। मैं कहता हूँ जब ये काम विपक्ष में था, अब गवर्नमेंट में आ गए तो इनका काम गवर्नेंस का है और गवर्नेंस के लिए इनको मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। ये नहीं कि साहब चोरी हो रही तो चल के हम चोर को पकड़ने चले जाएंगे या कहीं पे हत्या हो रही, डकैती हो रही। इनको इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे डिलीवरी चोर को पकड़ने नहीं हो कि महिलाएं अगर सुरक्षित, जिम्मेदारी पुलिस की रेट ऑफ जिम्मेदारी का दिल्ली का क्राइम कम हो, दिल्ली का क्राइम कम हो। अब आप ये कहिए मिनिस्टर खुद चला जा रहा है। आप एक दिन कहीं मिनिस्टर रेड कर ले, दिल्ली 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ की, इतने तरह के दिल्ली देश की राजधानी, कॉस्मोपॉलिटन प्लेस, दिल्ली में गवर्नेंस की बात, क्राइम को रोकने की बात, जगदम्बिका पाल साहब, आज जो दिल्ली में जगदम्बिका पाल साहब, एक मिनट, जगदम्बिका पाल साहब सवाल सुन लीजिए। आज दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की, नेताओं ने बहुत तीखे हमले किए आम आदमी पार्टी को पर केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा दिल्ली में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसको लापरवाही बताया, लचीला रवैया बताया, रेप के मामलों को लेकर हमला किया, प्रदर्शन किया। अब सवाल यह उठता है शीला दीक्षित की सरकार ने क्या क्या किया और कैसे कैसे शीला जी के बयान है। मैं 2 बयान सुनाता हूं, उसके बाद जब आपको मौका मिला तो कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने जब सौम्या विश्वनाथन जो जर्नलिस्ट थी उसकी हत्या हो गई थी, उसके बाद शीला दीक्षित ने कहा था लड़कियों को इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। वो ऐसे शहर में सुबह के 3 बजे अकेली गाड़ी चलाकर जा रही थी जहां रात के अंधेरे में महिलाओं का निकलना बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता है, मुझे लगता है एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे ही धौला कुआं रेप के बाद शीला दीक्षित ने कहा लड़कियां छोटे कपड़े पहनने और रात में निकलने के कारण ही रेप का शिकार हो रही है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री के तौर पर यह बयान देती हैं, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कमिश्नर से हम बात करेंगे तो आप प्रदर्शन के लिए तुरंत तत्पर होकर चले गए, तो आपका भी तो लग रहा है कि मौके की ताक में है आप। नहीं देखिए अंजुम जी, अगर ये लगता है कि शीला जी ने जो बयान दिया और शीला जी का कोई दायित्व था और शीला जी अगर उस जिम्मेदारी में, तो उसका तो एक चुनाव हुआ, परिणाम नहीं आया, तो स्वाभाविक है कि क्या शीला दीक्षित जी के अब उस बयान को कोर्ट के रूप में लिया जाए। अब तो अरविंद केजरीवाल जी का वो दायित्व है कि उस समय अगर शीला जी को लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता है, वो संदिग्ध है। आपकी वहां सियासत है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर। हमने सवाल इसलिए पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आप भी सियासत के मौके पर आप बिल्कुल ठीक पूछे जी। नहीं, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि अगर आज सरकार आई है जो विपक्ष में थी कि अगर हम आएंगे तो हम दिल्ली में इस तरह की गवर्नेंस देंगे, दिल्ली में सुरक्षा देंगे। आज महिलाओं के रेप पे कोई सवाल नहीं। अरविंद केजरीवाल का एक वक्तव्य आ रहा है, आम आदमी पार्टी का कोई नहीं आ रहा है, मिनिस्टर ने नाम भी ले लिया है, नहीं आ रहा है कानून व्यवस्था के सवाल। अब ये कहे कि हम कमिश्नर से बात करेंगे तो क्या सरकार फिर असहाय है? चलिए जवाब देते हैं पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे, ये तो सवाल उठता है जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, रेप की घटना होती थी, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हुए, तब भी आपको पता था कि शीला दीक्षित के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आती है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, तब आप धरने प्रदर्शन करके शीला दीक्षित को एक तरह से एक्यूज कर रहे थे। आज जब आपकी बारी है, दिल्ली में बलात्कार की घटना हुई है अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूएंसी में, तब आप कहते हैं पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। यह बयान शीला दीक्षित देती तो आप पता नहीं क्या क्या करते। तो जब आप सत्ता में आए तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो गया। नहीं, आप ईमानदारी से बताइए कि आज जो भी प्रेशर हुआ था जिसमें अरविंद जी की जो भाषा शैली थी, आपको देख के लगता है कि वो भाषा शैली याचना की भाषा शैली थी? वो याचना की भाषा शैली नहीं थी, वो संघर्ष की भाषा शैली थी। उस संघर्ष की भाषा की बात हम किया करते थे तब जब हम सदन में नहीं थे, तब हम जब सत्ता में नहीं थे, ये उसी संघर्ष की भाषा शैली थी जो आज अरविंद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि तब भी हमने स्ट्रगल किया था, जब हम कुछ नहीं थे तब भी हमको लड़ना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी, और अगर आज भी वो करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। आज अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को में दया याचना नहीं थी, सख्ती दिखाई, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम कमिश्नर से समझेंगे कि दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं इतनी क्यों होती है। उस पर कांग्रेस और बीजेपी का रिएक्शन है। दिलीप पांडे, सवाल यह उठता है कि तब भी आपको पता था, लेकिन चलिए आपने जो कहा मैं समझ सकता हूं। संबित पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ध्यान से पूरे प्रक्रिया को आप देखेंगे 2-3 दिन में जो हो रहा है, तो मैं उसको टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा राजकीय अराजकता। कहीं ना कहीं जो 3 विंग होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एक ऊपर के लेवल में ये भिड़ंत हो गया है। कांग्रेस के समय तो स्ट्रीट लॉलेसनेस था ही, मगर आम आदमी पार्टी के समय जैसे नक्सल राज में होता है, पहली बात देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं, पहली नहीं, आप देखिए चीफ मिनिस्टर एक सड़क पे उतर के बोलता है कि मैं जुडिशरी ने जो फैसला दिया है आई डू नॉट कॉन्कर विद इट। एक चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान का ये जुडिशरी के फैसले को कॉन्कर नहीं करेगा, ये नक्सल राज नहीं है, तो ये क्या है? मुझे बहुत दुख के साथ कहना अतिवादी का विषय नहीं है। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, अतिवादी बयान दे रहे हैं। चुनी हुई सरकार जिसको चारों तरफ हताशा में भी ऐसे अतिवादी बयान नहीं देना चाहिए। अजीत जी, आप मुझे ये बताइए इतना कि जुडिशरी को आपने सड़क के किनारे एक चीफ मिनिस्टर दरकिनार कर देता है, ये कैसे होगा? जरा विनोद कुमार बिन्नी, विनोद शर्मा। देखिए बात सुनिए, मैं आई बैक टू डिफर विद माय फ्रेंड महापात्रा। इनको अधिकार है जो ये बोलना चाहे, लेकिन चूंकि हम एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे दावे होते हैं जिनका खंडन जरूर होना चाहिए। ये किसी को नक्सलाइट आप करार करके क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि ये लोग आतंक फैला रहे हैं इस देश में? और आतंक, ये नक्सलिज्म के खिलाफ जो दवाई भारतीय जनता पार्टी प्रेस्क्राइब करती है वो मिलिट्री एक्शन है। इन लोगों को कुछ अंदाजा है कि नक्सलिज्म क्या होता है? ये राइट विंग, जो रैबिड राइट विंग जो प्रेस्क्रिप्शंस है ना, इनको अपनी जेब में रखें, ये देश नहीं मानेगा। इसका उत्तर देना चाहूंगा। और आप दीजिएगा जब आपका समय आएगा, ठीक है? दूसरा, सलमान खान को मुसलमान बताते हैं, ठीक है? आपने बताया था मीडिया ने, नहीं बताया, मैं डिबेट किया हूं। वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, ये टॉपिक रहा था, मैं टॉपिक से नहीं, अगर चलिए मुद्दे को भटकाने वक्त की कमी है। देखिए, इनको जहां जहां सूट करता है वहां तो मीडिया इनके लिए सही होता है। इन्होंने कुछ चुन लिए अपने लोग मीडिया में जो समझते हैं कि ये लोग हैं जो डिक्टेशन लेके और रिगर्जिएट कर देते हैं। ये वैसे लोगों से खुश रहते हैं, ये वैसे लोगों से खुश रहते हैं। ये इस देश में थॉट को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के विचारों को पनपने नहीं देना चाहते हैं। उत्तर देना है इसलिए अगर ये नक्सलवादी किसी को करार करेंगे, ये प्रशांत भूषण को बोलते हैं नक्सलवादी। मैं बता रहा हूं आपको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण, मुझे उत्तर देना, क्योंकि प्रशांत भूषण ने कोर्ट्स में परस्पर संघर्ष किया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जी, एमकस क्यूरी थे जाकिया जाफरी केस में, राजू रामचंद्रन से पहले, और इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा के कि हम इनको डिस्पैशनेट नहीं मानते, उनको बदल के लाए। ये टारगेटिंग पीपल, दे आर टारगेटिंग, एंड यू ऑल आर टारगेटिंग नरेंद्र मोदी, नथिंग एल्स। हम सब जानते हैं। उसके बाद बाकी लोगों के पास देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय, अभी मैं बहुत आदर के साथ विनोद जी को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म के ऊपर राइट विंग चाहती है कि एक्शन हो, नहीं मिलिट्री एक्शन हो। सुनिए, मिलिट्री एक्शन, हाँ सुनिए उत्तर सुनिए। लेकिन चुनी हुई सरकार को आप नक्सलिज्म न कहिए, नक्सलवादियों की सरकार बोल रहे हैं आप इनको। अरे देश की जनता, विनोद जी, डोंट अलाउ मी नॉट टू स्पीक। 30 सेकंड देखिए, 30 सेकंड बहुत कम समय। दिल्ली का 30% दिल्ली का वोटर नक्सलवादी हो गए इसके हिसाब से। नक्सलवादी हो गए। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नक्सलिज्म है। प्रधानमंत्री विनोद कुमार बिन्नी, एक मिनट, विनोद कुमार बिन्नी, आखिरी सवाल के लिए आपके पास आ रहा हूं। विनोद कुमार बिन्नी, एक मिनट आ रहा हूं। चलिए हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नक्सलिज्म सबसे बड़ा थ्रेट है। विनोद जी कह रहे हैं एक्शन मत लीजिए नक्सलिज्म के खिलाफ। नहीं सुनिए, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि जो माओवादी लोग हैं उनको लाइए आपके फोल्ड में। लेकिन अब ऐसे सरकार को मैं क्या दिन आएंगे? सिर्फ मैं राज इस पर है कि चुनी हुई सरकार, जैसा इन्होंने भी कहा 30% वोट दिया जनता ने, उसको आप नक्सलवादी या नक्सल सरकार, 4% ज्यादा वोट मिले दिल्ली में आपको। इंटेलिजेंस, कोई चीफ मिनिस्टर सड़क के किनारे सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को कैसे नकार सकता है? इस पर किसी और दिन बात करेंगे। चलिए एक बार हम चलते हैं दिलीप पांडे के पास। दिलीप पांडे, आखिरी सवाल, चूंकि वक्त की कमी है। दिलीप पांडे, सिर्फ ये कि विनोद कुमार बिन्नी से भी हम पूछना चाहते थे कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या होगा। आपसे फिर सवाल मैं वही पूछूंगा कि विनोद कुमार बिन्नी को क्या आप पार्टी से बाहर निकालेंगे? अगर वो बागी हैं तो क्या बागी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या समझौते की कोई गुंजाइश है? मना समझा बुझाकर अभी भी अपने साथ रखने की?
नहीं, देखिए, समझाने बुझाने का सवाल नहीं है यहाँ पे। हमेशा हमने आज़ाद ख्यालों को, आज़ाद आवाज़ों को जगह दी है पार्टी के अंदर। उन्हें कुछ निजी स्वार्थ हैं, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, तो उसके लिए कोई जगह नहीं। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति के निहित स्वार्थों की तुष्टीकरण के लिए नहीं बनी हुई है। और जिस तरह का संवाद स्थापित करने का प्रयास किया उन्होंने, वो गलत तरीका है। हमने प्रयास किया, सोचा, संयम रखा कि कुछ सही होगा, हो सकता है वो बातचीत करें, औपचारिक तरीके से हमसे आए, संपर्क करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पूरा मसला जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सामने रख दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई इसके ऊपर जरूर होगी। कब होगी वो देख लेते हैं। संबित पात्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो राजकीय अराजकता की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही राजनीतिक अराजकता की चोटी पे बैठी हुई हैं। क्यों राजनीतिक अराजकता 84 में, हमें ब्रेक पर जाना होगा। जाके ऐसी स्थिति में अगर वो राजकीय अराजकता की बात करें, दोहरे मानदंड है। एक मिनट पांडे जी, पाल साहब को बोलने जो बिन्नी ने किया है उससे आम आदमी की पार्टी की बुनियाद तो हिली गई है। अब ये दिलीप पांडे जी कुछ भी कहें, लेकिन आज बिन्नी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों के अब एक पूरे पब्लिक डोमेन में एक सवाल तो बनी गया है और आम आदमी को इस सवालों का जवाब देना होगा। केवल ये कहना कि बिन्नी निजी स्वार्थों के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं, हमारी पार्टी में आजाद विचारों के ख्यालात के लिए जगह है, लेकिन जो बात बिन्नी ने कही है उन सवालों पे भी तो आखिर अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी सरकार को जवाब देना होगा। बहुत अहम बातें कही जगदम्बिका पाल जी, हालांकि उन सवालों को डक करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, बिन्नी भी, योगेंद्र यादव और भारतीय जनता भी, दिलीप पांडे भी। मुद्दे जो बिन्नी ने उठाए हैं उन मुद्दों पर जवाब दिया जाना चाहिए। मुद्दे उसमें कई हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के तौर तरीके, रवैये पर सवाल है, अरविंद केजरीवाल के वायदे पर सवाल है, अरविंद केजरीवाल बिजली पानी के जिन मुद्दों पर आए थे उससे भी जुड़ा हुआ सवाल है और तमाम ऐसे दर्जनों सवाल बिन्नी ने उठाए। अब इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल कैसे जवाब देते हैं एक एक मुद्दे का, वरना सरकार यह भी संदिग्ध होगी अगर बिन्नी के आरोपों का जवाब नहीं देंगे केजरीवाल तो। फिलहाल कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।